वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से पार्ट 2। अब देखो, आपकी चैप्टर कुछ इस तरीके से टॉपिक में डिवाइडेड है। ये जो सेकंड टॉपिक है, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। अब ये जो टॉपिक है, इसके अंदर भी देखोगे कि इस तरीके से टोटल 6 टॉपिक दिए गए हैं, है ना। आप अपने बुक में देखोगे तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो 3 टॉपिक है इसको अब बहुत आराम से समझेंगे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, एंड वोटर लिस्ट क्या होता है, या फिर दूसरा एक इसका नाम होता है इलेक्टोरल रोल क्या होता है, इसको समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखो, ये तीनों टॉपिक बताने से पहले मैं आपको अगर एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि इलेक्शंस वगैरह के बारे में, है ना। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हो, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इन सब चीजों को लेकर के। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेता हूं, फिर टॉपिक पे आते हैं हम लोग। देखो, हमारे कंट्री में इलेक्शन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए, है ना। जो दिल्ली में जो गवर्नमेंट जो बैठती है, जो कि पूरे कंट्री के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, पूरी कंट्री के लिए, है ना। पूरी कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट बनती है उसके लिए इलेक्शंस होते हैं। देन स्टेट गवर्नमेंट वाली इलेक्शन होती है, जहां पे हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टेट का, तमिलनाडु, बिहार, असम, है ना, जम्मू, केरल, कोई अलग अलग ये जो स्टेट्स जो है, इन स्टेट्स के लिए इलेक्शंस होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन के लिए इलेक्शन होती है। एंड आप लोग जिस गांव में रहते होगे, विलेज में रहते होगे, जिस शहर में रहते होगे, वहां पर भी आप लोग जरूर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते होगे। आप देखते होगे कि आपके घर के लोग वोट देते हैं। पंचायत वाली इलेक्शन जो होती है, या फिर जो म्यूनिसिपल जो इलेक्शन जो होती है, वो तो उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो 3 लेवल पे इलेक्शन होता है। एक इलेक्शन होता है पूरे कंट्री के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक होता है स्टेट के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और फिर एक होता है लोकल गवर्नमेंट के लिए, जहां पे पंचायत म्यूनिसिपैलिटी वाली इलेक्शंस वगैरह होती है। एक एक करके इसको समझते हैं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वाली इलेक्शन की बात करते हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा कि हम लोग जब इलेक्शन जब होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, है ना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए इलेक्शंस होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोट देते हैं। अब वोट दे करके हम लोग अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। अब यहां पे वर्क कैसे करता है ये पूरा सिस्टम, लोकसभा राज्यसभा, क्या समझते हैं। देखो, हम लोगों ने जिनको वोट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरी कंट्री के लिए इलेक्शन होगा ना, पूरी कंट्री के लिए इलेक्शंस होगा। तो पूरी कंट्री को क्या करेंगे, पूरी कंट्री के इलेक्शंस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देंगे वोट। अब वोट दे करके हम लोग चूज करेंगे रिप्रेजेंटेटिव को। हम लोग जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। अब वो रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो इलेक्शन हो रही है, उसमें हम लोग जिनको वोट देंगे, जो लोग जीत जाएंगे इलेक्शन, उनको बोलेंगे एमपी। एमपी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्शंस हो रहा है, और जिनको हमने वोट दिया, जो कि जीत गए हैं, उनको हम लोग बोलेंगे एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पूरी कंट्री से हम लोग देखेंगे काफी सारे एमपी जो है वो जीत के आएंगे, बहुत सारे एमपी आएंगे जीत के। अब ये एमपी जो है, ये एक जगह पे, एक प्लेस पे बैठेंगे। अब वहां पे बैठ के डिबेट डिस्कशन करेंगे, हमारे लिए लॉ बनाएंगे। तो वो प्लेस जो है, उस प्लेस को बोलेंगे लोकसभा। ये जो इलेक्टेड एमपी है, जिनको हमने वोट देकर के चुना है, ये जाकर के बैठेंगे लोकसभा में। और लोकसभा में बैठ करके ये लोग क्या करेंगे, डिबेट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब वहां पे हमारे लिए बेसिकली लॉ बनाने का काम करेंगे। तो लोकसभा क्या होता है, समझ में आ रहा है। लोकसभा वो प्लेस है जहां पे हमारे एमपीज वगैरह जा रहे हैं, जिनको हमने वोट देकर चुना है। याद रखो, कैसे एमपी, जिनको हमने वोट देकर के चुना है, वो एमपी लोकसभा में जाएंगे, वहां पर बैठ कर डिबेट डिस्कशन करेंगे, हमारे लिए लॉ बनाएंगे। तो लोकसभा एक तरह का, एक इसको बोलेंगे हाउस हो गया, एक घर हो गया ना, जिसमें एमपी आ जा रहे हैं, बैठ के डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोकसभा एक हाउस है। एक हाउस हो गया लोकसभा। एक और दूसरा हाउस है जिसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। यहां पे भी काफी सारे लोग बैठते हैं, वो भी डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे लॉ बनाने के लिए, लेकिन उनको हम लोग चूज नहीं करते हैं। राज्यसभा में जो लोग बैठ रहे हैं, राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं, जो डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, वो दूसरे लोग हैं। ये एमपी दूसरे लोग हैं, एमपी तो लोकसभा में जाकर बैठ रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में जो और कुछ दूसरे लोग हैं, वो लोग भी एमपी है, लेकिन वो चुने वाले नहीं है। हमने जिनको वोट्स देख करके चुना,
वो लोग तो लोकसभा में बैठ रहे हैं, लेकिन कुछ और दूसरे लोग होते हैं, उनको भी एमपी बोलेंगे, वो राज्यसभा में जाकर बैठेंगे। अब वहां पे डिबेट डिस्कशन करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में ये जो एमपी आए हैं ये कैसे आए हैं? तो ये एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो जो स्टेट होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जो है उसको भेजता है। अलग अलग जो स्टेट है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है ना, गुजरात है, अलग अलग स्टेट जो है अपने कुछ लोगों को राज्यसभा में भेजता है। तो राज्यसभा में जो लोग आ रहे हैं उनको हम लोग वोट देके नहीं चुन रहे हैं। हम लोग किनको चुनते हैं वोट दे करके? लोकसभा वालों को। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जब इलेक्शन होता है तो वोट देकर के हम लोग जिनको चुनते हैं वो लोग लोकसभा में जाकर बैठते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ ऐसा वर्क होता है। ठीक है, दूसरे लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में दूसरे जो लेवल पे होता है वो है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट कोई भी स्टेट ले लो, मैं एक स्टेट लेता हूं वेस्ट बंगाल। अब यहां पे भी आप देखोगे कितने हाउस है, तो 2 हाउस है, 2 हाउस। एक हाउस को बोलते हैं विधानसभा और एक और हाउस को बोलेंगे विधान परिषद। एक हाउस को बोलते हैं विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा जो है वो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो 2 हाउस है। हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टेट में जब इलेक्शन होगा, स्टेट वाली जो इलेक्शन होगी उसमें जिनको हम लोग वोट देकर के चुनेंगे उनको, वो लोग जो लोग जीत जाएंगे उनको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। स्टेट वाली इलेक्शन में मान लो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होगी, इलेक्शन होकर के जो लोग जीत जाएंगे, जो पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव जीत जाएंगे इलेक्शन, उनको बोलेंगे एमएलए। अब वो जाकर के बैठेंगे कहां पे? विधानसभा में। वो एमएलए जाकर के बैठेंगे कहां? विधानसभा में। अगेन काम वही है, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हमारे लिए लॉ बनाएंगे। तो ये लोग जाकर के वहां पे हमारे लिए लॉ बनाने का काम करेंगे। तो ये तो विधानसभा है। विधान परिषद क्या है? तो विधान परिषद में भी कुछ लोग बैठते हैं, ये भी एमएलए है, लेकिन इनको हम लोग वोट दे करके नहीं चुनते हैं, ये कुछ दूसरे तरीके से आते हैं। कैसे आते हैं ये सब इस पे नहीं जाते हैं क्योंकि ये आपका बिल्कुल टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा था ना, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए विधान परिषद होता है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। और यहां पे किस तरीके से लोग आ रहे हैं ये अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। और एक और चीज मैं बता दूं, कुछ कुछ स्टेट में आपको ये विधान परिषद देखने को मिलेगा ही नहीं, आपको सिर्फ विधानसभा देखने को मिलेगा। कुछ कुछ स्टेट में आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को ही नहीं मिलेगा, है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सभी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको भी एमएलए बोल रहे हैं, लेकिन इनको वोट देके नहीं चुन रहे हैं। हम लोग उनको वोट देके चुनते हैं जो कि विधानसभा में जाकर बैठते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर के बैठते हैं। नाउ देन एक और इलेक्शन होता है स्टेट से नीचे, लोकल लेवल पे। अगर आप गांव में रहते हो, विलेजेस में रहते हैं, तो आपके वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट, जो गांव की इलेक्शंस होती हैं लोकल लेवल पे, तो वो जो इलेक्शंस होती है वहां पे होती है पंचायत वाली इलेक्शन होती है। और अगर आप शहर में रहते हैं तो जो म्युनिसिपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली जो इलेक्शंस होती है वो होती है, लोकल अर्बन बॉडी वाली इलेक्शन होती है। तो लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर आप विलेज में, रूरल एरिया में अगर आप रहते हैं तो पंचायत वाला इलेक्शन होगा आपके वहां पे। और अगर आप सिटी में, शहर में रहते हैं तो आपके यहाँ पे म्युनिसिपल वाली इलेक्शन होगी, जहां पे आप अलग अलग वार्ड होगा ना। आप लोग अगर शहर में रहते होगे तो आपको पता होगा ना, अलग अलग वार्ड ब्लॉक ऐसा होता है। ठीक है, तो ये 3 लेवल है इलेक्शंस के, है ना। पहले एक सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होता है, फिर एक स्टेट लेवल पे, और फिर लोकल लेवल पे इलेक्शंस होती है। फाइन। नाउ अब हम लोग अब हमारे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। जो पहला, अच्छा थोड़ा सा ये है, ये थोड़ा बता दूंगा एंड देन। तो टॉपिक में लाइक जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे स्टेट का इलेक्शंस हो, चाहे हम लोग बात करें सेंट्रल लेवल वाली इलेक्शन हो, ये इलेक्शन 5 साल के बाद होती है, आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, तो 5 साल के बाद जो है इलेक्शंस दोबारा से करवाए जाते हैं, और जो लोग इलेक्शन में जीतते हैं वो लोग जाकर के गवर्नमेंट बनाते हैं। मान लो ईयर 2000 में इलेक्शन हुआ, एक 2000 में एक इलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल में, फॉर एग्जांपल के लिए। अब इलेक्शन हुआ तो फिर इसके बाद 5 साल, मतलब 2025 में जाकर के फिर से इलेक्शन होगी। 5 साल ये लोग रूल करेंगे जो पार्टी जीतेगी, और 2025 में 2025 में जाकर के फिर से इलेक्शन करेंगे। मतलब 5 साल का पीरियड होता है। अब 5 साल का पीरियड जैसे खत्म हो गया, मतलब मान लो आज खत्म हो गया, तो क्या आज के आज इलेक्शन करवा लेंगे? ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है ना, 1 महीना 2 महीना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जो टाइम लग रहा है, जैसे ही डेट खत्म हुआ उसके बाद वो गवर्नमेंट और नहीं चलती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ही 5 साल खत्म होगा, 5 ईयर एंड होगा,
चाहे लोकसभा के केस में, स्टेट गवर्नमेंट के केस में, विधानसभा के केस में बात करें, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा के केस में बात करें, जैसे वो टाइम खत्म होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लोकसभा या विधानसभा जो है वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। हम लोग टर्म यूज करते हैं वो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व हो गया मतलब कि अब लोकसभा या फिर विधानसभा जो है उसका टाइम पीरियड अब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट इलेक्शन कराओ, नए लोग आएंगे, बैठेंगे, अब फिर उसके बाद में फिर गवर्नमेंट चलेगी। अब इलेक्शन जो पूरी कंट्री में इलेक्शन क्या एक ही डेट पे होता है? ऐसा नहीं है। क्योंकि इलेक्शन जब होते हैं ना, तो इलेक्शन करवाने के लिए काफी सारे रिसोर्स चाहिए। आप लोगों ने कभी देखा होगा इलेक्शंस होते हुए, तो देखना आप वहां पे काफी सारे पुलिस वाले रहते हैं, वो लोग इंश्योर करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, सही तरीके से इलेक्शंस हो जाए। आप लोग ने देखा होगा इलेक्शंस जब करवाए जाते हैं ना, तब मशीनों से करवाई जाती है, ईवीएम मशीन है ना, ईवीएम मशीन, वो जाके बटन दबाते हैं, देन वोट लोग देते हैं। तो पूरी कंट्री में एक ही दिन इलेक्शन अगर करवाएंगे, तो जहां जहां इलेक्शंस हो रहे हैं उन सभी जगहों पे पुलिस को वहां रखना पड़ेगा, ताकि इलेक्शंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बदमाश पर्सन जो है वो आकर के इलेक्शंस के प्रोसेस को जो है डिस्टर्ब ना करे। ईवीएम मशीन हर जगह होना पड़ेगा, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है ना, पूरी कंट्री में एक साथ इतने सारा पुलिस लेके आना और ईवीएम मशीन जो है इतने सारे लेके आना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए होता क्या है कि मान लो आज कहीं इलेक्शन होगा, कल कहीं और इलेक्शन, परसों कहीं और इलेक्शन, तो मतलब होगा क्या कि इलेक्शन एक दिन में नहीं होता है, वो एक टाइम लेंगे, मान लो 30 दिन का टाइम लेंगे। ठीक है, 30 दिन का टाइम लेंगे, 30 दिन का टाइम लेकर के इलेक्शंस जो है वो करवाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इलेक्शन जो है करवाए जाते हैं। नाउ कभी कभार क्या होता है, एक टॉपिक है आपके बुक में, दैट इज बाई इलेक्शन। अब बाई इलेक्शन क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। बाई इलेक्शन का मतलब क्या है? देखो होता क्या है कि मान लो इलेक्शंस हुए, कोई एक एमपी या एमएलए जो है वो जीत गया, एमपी या एमएलए जो है अपने एरिया से जीत गया। जीत जाने के बाद वो जाकर के, अगर एमपी है तो लोकसभा में जाकर बैठेगा, एमएलए है तो विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के बैठेगा। लेकिन मान लो 5 साल तक वो बैठेगा ना जाकर के, 5 साल तक टाइम पीरियड होता है। लेकिन इसी बीच में मान लो 5 साल नहीं, मान लो 2 साल तक वो बैठा, उसके बाद में किसी कारण से उसने रिजाइन कर दिया। उसने बोला कि मुझे जो है और एमपी या एमएलए बना रहना नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उसने रिजाइन कर दिया, अपना सीट छोड़ दिया, या फिर उसकी डेथ हो गई, तो फिर अब उस एरिया का, जिस एरिया से वो जीत के आया है, उस एरिया का वो एमपी एमएलए तो नहीं रहा। अगर उसकी डेथ हो गई है या फिर अगर उसने रिजाइन कर दिया है, तो उस एरिया का एमपी एमएलए तो वो नहीं रहा। तब क्या होगा? तब वहां पे उस एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट कौन करेगा? क्योंकि इलेक्शन के थ्रू तो क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो वैसे प्लेस पे दोबारा फिर से इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो जस्ट एक एरिया का एमपी या एमएलए जो है अब वो नहीं है, तो इसके लिए पूरे कंट्री में इलेक्शन करवाएंगे? नहीं, जिस एरिया का एमपी एमएलए ने रिजाइन किया है या डेथ हो गई है, बस उस एरिया में इलेक्शन करवा लो। ऐसे ही होता है। तो इसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। इसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। जब कभी ऐसा करवाया जाता है, बस पर्टिकुलर किसी एक एरिया का इलेक्शन करवाएंगे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बाई इलेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये हमारा कंट्री है, ये हमारा कंट्री है। हमारे कंट्री में मान लो 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। तो क्या करेंगे कि हमारे कंट्री को कुछ एरिया में डिवाइड कर देंगे। जो भी कंट्री हो उसमें किस तरीके से हमारे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे वर्क करता है समझा रहा हूं। टोटल पॉपुलेशन कितना? 100। टोटल पॉपुलेशन पॉपुलेशन 100। तो करेंगे क्या, कंट्री को डिवाइड कर देंगे। अब देखो कैसे डिवाइड कर रहे हैं, आप समझो लॉजिक क्या है यहाँ पे। 3 4 5, कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, मान लो ये छोटा सा इधर 10। मान लो कंट्री को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस तरीके से 10 पार्ट में कंट्री को डिवाइड कर दिया। अब टोटल पॉपुलेशन कितना है? 100। तो जो डिवाइड कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, यहां पे देखो डिवीजन कहीं पे बहुत छोटा सा है। ये 10 नंबर को देखो तो कितना छोटा सा एरिया है, अब 5 वाले को देखो कितना बड़ा सा एरिया है।
तो डिवीजन करने का जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि हर एक एरिया में इक्वल नंबर ऑफ पीपल जो है वो प्रेजेंट रहे। ये लॉजिक होता है, हर एक एरिया में इक्वल नंबर ऑफ पीपल। तो 100 लोग है ना, तो यहां पे 10 लोग, यहां 10 लोग, यहां 10 लोग, यहां 10 10 10 10, यहां भी 10 है, यहां भी 10 रहेगा, यहां और ये वाले में भी 10 लोग रहेंगे। तो ये देखो कंट्री को डिवाइड किया, और डिवाइड करके क्या किया, कुछ इस तरीके से डिवाइड किया कि हर एक एरिया में इक्वल नंबर ऑफ लोग जो है वो प्रेजेंट हो। देखो हर जगह पे 10-10 लोग प्रेजेंट है। अब ये इतना बड़ा एरिया क्यों? क्योंकि आप देखो जो हिली एरियाज जो होते हैं, जो माउंटेन वाले जो एरियाज जो है, उसमें बहुत दूर दूर तक आपको जाओगे तो कोई एक घर नजर आएगा। आप अगर किसी हिली एरिया, माउंटेन एरिया में देखोगे तो बहुत बड़े से एरिया में कुल मिला के 100 लोग रहते होंगे, ऐसा होता है ना। और अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको एक सोसाइटी के अंदर में ही 1000 लोग दिख जाएंगे। तो यही है कि एरिया जो है वो क्या देखते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि हर एक एरिया में लगभग लगभग रफली इक्वल पीपल हो। अब मैं रफली क्यों बोल रहा हूं, यहां पे तो 10-10-10-10 है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग इसको डिवाइड करने जाएंगे, हर एक एरिया में कोई कुछ ना कुछ नए लोग जो है उनकी डेथ हो रही है, नए नए जो बच्चे जो है वो बॉर्न हो रहे हैं, तो क्या नंबर फिक्स रहेगा? नहीं, थोड़ा बहुत तो वो चेंज करता रहेगा ना लगातार। लेकिन ट्राई करते हैं कि रफली जो है वो एक अबाउट इक्वल रहे, ठीक है, ज्यादा बहुत वेरिएशन ना हो। तो इस तरीके से एरिया में डिवाइड करते हैं। और इस हर एक एरिया, जैसे ये 3 नंबर वाले को देखो, यहां पे टोटल 10 लोग हैं। अब ये 10 लोग मिलके अपने वहां से किसी एक पर्सन को चूज करेंगे एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये हमारा कंट्री है, कंट्री को 10 पार्ट में डिवाइड किया, हर एक एरिया में 10 लोग हैं, ठीक है। और ये 10 लोग जो है अब मिल करके अपने किसी एक पर्सन को चूज करेंगे एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। कैसे चूज करेंगे? वोट दे करके। कैसे चूज करेंगे? वोट दे करके। तो इस तरीके से ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना, इस एरिया को ही बोलते हैं क्या? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो एरिया नजर आ रहा है, तो यहां पर टोटल कितने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको नजर आ रहे हैं? टोटल 10 नजर आ रहा है, टोटल 10 नजर आ रहा है। और लॉजिक क्या है डिवाइड करने का? कि पॉपुलेशन जो है हर एक एरिया का रफली इक्वल होना चाहिए। हमारे कंट्री में भी ऐसे ही है, हमारे कंट्री को भी डिवाइड किया गया है रफली कितने नंबर में? 543। लगभग इतने नंबर्स में, इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है। और हर एक एरिया से एक पर्सन आता है जो बनता है हमारा एमपी बनता है। हमारे पूरे कंट्री को डिवाइड किया गया है इस तरह से, ठीक है। अब उस एरिया के, उस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं वो लोग वोट दे करके अपने एरिया से किसी एक पर्सन को चुनते हैं जो बनता है उनका एमपी। और उस एरिया को ही बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, समझ में आया? अब देखो ये तो कंट्री के लिए हो गया ना, लेकिन अगर स्टेट के लिए बात करें, सेम लॉजिक। मान लो ये हमारा जो है कंट्री था, कंट्री के अंदर मान लो ये हमारा कोई एक स्टेट है, ये कोई एक स्टेट है, ये पूरा कंट्री है, कंट्री के अंदर ये छोटा सा स्टेट है। स्टेट को भी यही लॉजिक अप्लाई करता है, स्टेट को भी इसी तरीके से डिवाइड करेंगे कुछ कुछ नंबर्स में। हर एक एरिया से कुछ लोगों को चुना जाएगा। जब स्टेट से जब चुना जाएगा ना लोगों को, तब वहां पे बोलते हैं एमएलए। पूरी कंट्री को डिवाइड करेंगे, और जब वहां से लोगों को चूज करते हैं किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव, तो होता है वो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जब स्टेट को डिवाइड करते हैं सेम इसी लॉजिक के हिसाब से कि एरिया को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि पॉपुलेशन इक्वल रहे। तो जब स्टेट से जब लोगों को डिवाइड, एरिया को डिवाइड करेंगे, अब वहां पे जब एक पर्सन को इलेक्ट किया जाएगा तो स्टेट के केस में उसको बोलते हैं एमएलए। स्टेट के केस में बोलते हैं एमएलए बोलते हैं। तो ये जो एरिया जो है, इस एरिया को ही बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं एरिया बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम लोग रिप्रेजेंटेशन, हम लोग फॉलो करते हैं एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, कौन सा? एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अच्छा मैं कलर चेंज कर लूं, हाँ ओके फाइन। इलेक्शन के लिए हमारे कंट्री को डिवाइड किया जाता है अलग अलग एरिया में। ध्यान रखते हैं कि पॉपुलेशन क्या हो, रफली इक्वल रहे। और हमारे कंट्री में देखोगे तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है करेंटली। अच्छा ये नंबर चेंज हो सकता है क्योंकि पॉपुलेशन तो कांस्टेंट नहीं है ना, पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रहा है। तो बाद में फ्यूचर में डेफिनेटली ये चेंज हो सकता है, फिलहाल 543 है। और उस एरिया के जो लोग हैं वो लोग अपने किसी एक पर्सन को चूज करते हैं, अब वो बनता है एमपी। और जो लोग चूज कर रहे हैं ना, वो कौन लोग हैं? वो लोग उस एरिया के वोटर्स हैं, वो लोग उस एरिया के वोटर्स हैं, ठीक है, उस एरिया के वोटर्स हैं ना। अब ये जो एमपी जो है ये जाकर कहां जाएगा?
मान लो इलेक्शन जीत गया ये, तो जो पर्सन को चूज किया गया है, कैसे? इलेक्शन के थ्रू। जिस पर्सन को चूज किया गया है इलेक्शन के थ्रू, वो पर्सन जाकर के बैठेगा लोकसभा में, है ना? अगर एमपी है तो जाकर के बैठेगा लोकसभा में, लोकसभा में बैठेगा, अगेन डिबेट डिस्कशन में पार्ट लेगा, हमारे लिए लॉ बनाएगा। स्टेट के लेवल पे भी अगर हम लोग बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया स्टेट के लेवल पे भी वही लॉजिक है, सेम ही होता है। स्टेट के लेवल पे भी जो स्टेट है उसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग जो है पार्ट में, और ध्यान रखेंगे हर एक एरिया से इक्वल नंबर ऑफ रफली इक्वल पॉपुलेशन जो है वो प्रेजेंट हो। क्या बोलेंगे? हर एक एरिया को असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। और जो पर्सन चूज होगा, जो पर्सन जीत के आएगा वहां से, उसको बोलेंगे एमएलए। और ये एमएलए कहां जाके बैठेगा? ये जाके बैठेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये जो एमएलए है, ये एमएलए जाकर के बैठेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब वहां पे जाकर के वही डिबेट डिस्कशन करेगा। फिर अगर हम लोग बात करें जो लोकल इलेक्शंस जो होती है, पंचायत वाली जो इलेक्शंस होती है, या फिर जो सिटी में जो म्युनिसिपल इलेक्शंस जो होती है, यहां पे भी अगेन वही लॉजिक। अगर पंचायत इलेक्शन हो रही है तो विलेज को कुछ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एरिया को ख्याल में रखते हुए, पॉपुलेशन को ख्याल में रखते हुए। और अगर मान लो अगर सिटी में इलेक्शन हो रही है तो सिटी को भी डिवाइड कर देंगे, कैसे? वार्ड में। सिटी जो है, सिटी को भी क्या में डिवाइड कर देते हैं? वार्ड में डिवाइड कर देते। जैसे मैं बिलोंग करता हूं, जैसे मान लो सिलीगुड़ी सिटी से, तो हमारे सिलीगुड़ी सिटी को टोटल 47 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और अलग अलग पार्ट है, जिसमें से मैं 46 नंबर वाला जो वार्ड है, और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं सिटी के केस में? वार्ड बोलते हैं, वार्ड, WARD। सिटी के केस में, शहरों के केस में जो है, टाउन के केस में क्या बोलते हैं? वार्ड बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो टाउन्स है, टाउन्स के केस में डिवाइड कर देंगे, हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे? वार्ड बोलेंगे। अब वार्ड से कोई एक पर्सन जो है वो जीत के आएगा, वार्ड कमिश्नर बोलते हैं हम लोग उसको। जैसे मैं 46 वार्ड से बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ एक वार्ड कमिश्नर है जिनको हम लोग ने वोट देकर के चूज किया है, ठीक है? तो वार्ड से या फिर विलेज का वो जो पार्ट है, वहां से हम लोग किसी पर्सन को चूज करते हैं, वो बनता है हमारा लोकल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव। तो कुछ इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो वर्क करता है। आपने पार्ट 1 में हमने बात किया था कि हरियाणा में जो इलेक्शंस हुई थी उसमें से 60 सीट्स मिला था लोक दल को, 60 सीट्स मिला था। अब सीट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 90 में से 60 सीट मिला था किसको? लोक दल पार्टी को। तो इसका मतलब यह है कि हरियाणा को, हरियाणा जो स्टेट है, उस स्टेट को टोटल 90 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टोटल 90 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और उस 90 पार्ट में से इस तरह से करके 90 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उस 90 पार्ट में से टोटल 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, टोटल 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 90 में से 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें लोक दल पार्टी के जो पर्सन जो है वो जीते, और जीत करके वो क्या बने? एमएलए। क्योंकि स्टेट का हो रहा है ना, तो एमएलए बोलेंगे। तो स्टेट का वो इलेक्शन जीत के वो लोग क्या बन गए? एमएलए बन गए। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ना हम लोग बहुत बार ना सीट बोलते हैं, सीट। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई एक पर्सन जीत के आएगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब इलेक्शन होगा, कंपटीशन होगा, अलग अलग पार्टी के बीच में कंपटीशन होगा, लेकिन फाइनली एक पर्सन जीत के आएगा जो कि बनेगा एमएलए, है ना? स्टेट के केस में एमएलए बनेगा। और उस एरिया को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत बार हम लोग सीट बोलते हैं। तो हरियाणा को टोटल 90 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो मतलब हरियाणा में टोटल 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसका मतलब हरियाणा में टोटल 90 सीट्स है। कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही सीट्स बोल रहे हैं, 90 सीट्स है। समझ में आया? नाउ अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अब ये क्या है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी? समझते हैं। देखो, हमारे कंट्री में अगेन हम लोग फिर बात करें, हमारे कंट्री में मान लो फॉर एग्जांपल 3 तरह के लोग हैं। टोटल पॉपुलेशन मान लो 100 है, टोटल पॉपुलेशन मान लो 100 है, और 3 तरीके के लोग हैं, 3 रिलीजन के लोग हैं। मान लो बात कर लो ए, बी एंड सी। मान लो ए रिलीजन वाले जो है वो कितने लोग हैं? वो 40 पीपल है। बी रिलीजन वाले मान लो 30 पीपल है, और सी रिलीजन वाले जो है वो कितने हैं? वो भी 30 पीपल है। ठीक है? ए रिलीजन के 40 पीपल है, बी रिलीजन वाले 30 पीपल है, सी रिलीजन वाले मान लो 30 पीपल है। अब ये रिलीजन के बेसिस पे होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, अलग अलग तरीके से हो। ठीक है? अब समझो, लॉजिक को समझो। अब ये जो 40 पीपल है, अब ये मान लो हर 10 पीपल अपने एक लोगों को चुनेगा, 10 पीपल जो है अपने एरिया से एक लोगों को, एक पर्सन को चूज करेगा एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो ए जो पर्सन है, ए रिलीजन वाले टोटल 40 लोग हैं, तो वो लोग अपने एरिया से कितने लोग को चूज करेंगे? टोटल 4 लोगों को चूज करेंगे। ये 4 क्या बनेंगे? रिप्रेजेंटेटिव इनके।
सिमिलरली 10 लोग अगर एक को चूज कर रहे हैं तो बी वाले कितने चूज करेंगे? 3। सी वाले कितने चूज करेंगे? 3। अगर ऐसा होता है मतलब कंट्री के अंदर जितना पॉपुलेशन है उतना ही उसी के हिसाब से उसी के प्रोपोर्शन में 40 थे तो 4 चुना, 30 था तो 3 आया, 30 था तो 3 आया। ये सब क्या है? ये जो 4 3 3 लिख रहा हो ये है, एक्सक्यूज मी, ये है रिप्रेजेंटेटिव। 40 लोगों ने 4 रिप्रेजेंटेटिव चुना, बी वालों ने 30 थे तो 3 चूज किया, सी वाले 30 थे तो 3 चूज किया। समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा फॉलो होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सोसाइटी के हर एक रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रेजेंट है। ए वालों को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 रिप्रेजेंटेटिव है, बी वालों को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट है, सी वालों को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 अगेन 3 रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो चलो बहुत अच्छा है। लेकिन होता क्या है, मान लो ये जो सी वाला जो है ना, ये जो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, एक सेकंड। ये जो सी वाला जो है, मान लो ये बहुत पुअर है, तो सी कम्युनिटी के जो 30 लोग जो है ये बहुत पुअर है, इनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं है। एज अ रिजल्ट ये लोग जो है इलेक्शन प्रॉपर तरीके से कंटेस्ट नहीं कर पा रहे। हमारे कंट्री में, हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके, क्योंकि देखो जब इलेक्शन कंटेस्ट करना होता है ना तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। जब इलेक्शन में जब एमपी बनने के लिए या एमएलए बनने के लिए जब पॉलिटिकल कंपटीशन जब होता है तो काफी पैसे खर्च होते हैं। लेकिन एक पुअर पर्सन का सोचो, जिसके पास पैसे नहीं है, तब वो क्या कंपटीशन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो मान लो ये जो सी कम्युनिटी जो है ये बहुत पुअर है। किसी कंट्री में जो सी कम्युनिटी जो है, मान लो 30 लोग जो है जनरली बहुत पुअर पीपल है, ये सभी 30 पीपल पुअर है। तो ये 30 लोग इतने पुअर है कि अपने एरिया के जो पर्सन जो है अपने एरिया से प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव को चूज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास में मनी नहीं है, पैसे नहीं है, रिसोर्स नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ये जो सी वाले पीपल है ये क्या कभी अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड कर पाएंगे, इलेक्ट कर पाएंगे? नहीं, प्रॉब्लम होगा। तो ये सी वालों को रिप्रेजेंट करेगा कौन? मान लो ए वालों के पास बहुत पैसा है, तो ए वाले 4 जीतने चाहिए थे, लेकिन मान लो ये जीत जाएंगे 7। तो 7 कैसे हो गया? 4 तो खुद के और 3 जो है वो ए वालों सी वाले के। और ए वाले 7 क्यों जीत रहे हैं? बिकॉज ए वालों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा खर्च किया तो उन लोगों ने जो जीत गए। मतलब यहां प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो सी कम्युनिटी वाला है, वो सी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके कोई भी पर्सन पार्लियामेंट में, लोकसभा में या विधानसभा में प्रेजेंट नहीं है जो कि उनकी बातों को रख सके। देखो सी कम्युनिटी से कोई नहीं आ रहा है, सी कम्युनिटी से जो 3 आने चाहिए उसके बदले ए से आ रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? बिकॉज सी वालों के पास में पैसा नहीं है, तो उनके लोग इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर पा रहे, इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन है कि सी वालों को पैसा दे दो, लो पैसा, इलेक्शन तुम भी कंटेस्ट करो, बट ये रॉन्ग है ना? दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिक्स कर दे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सी वाला ही जीतेगा। किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम लोग क्या करें, हम लोग फिक्स कर दे कि ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इसमें से जीते कोई भी, लेकिन वो सी कम्युनिटी से ही बिलोंग होना चाहिए। सी कम्युनिटी में 30 लोग हैं ना, तो 30 लोगों में से कोई भी जीते, लेकिन बिलोंग करना चाहिए वो सी कम्युनिटी से ही बिलोंग करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि सी कम्युनिटी का कोई ना कोई पर्सन तो जीतेगा। अब वो सी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा कहां? पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का लॉजिक क्या है कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिक्स कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इसमें से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का पर्सन ही जीतेगा, कोई और दूसरा नहीं जीत सकता, कोई और दूसरा इलेक्शन को कंटेस्ट ही नहीं कर सकता। तो किनके लिए रिजर्व करते हैं हमारे कंट्री में? तो हमारे कंट्री में देखो, जो मैंने अभी तुम आप लोगों को अभी जो समझाया है ना, कि हमारे कंट्री में जो बहुत सारे जो वीकर सेक्शन जो है इनके पास रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, एज ए रिजल्ट ये लोग इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना, प्रॉपर तरीके से कंटेस्ट नहीं कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे जो लोग हैं उनके पास रिसोर्स है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास काफी सारे कॉन्टैक्ट है, पावर है, वो लोग तो जीत जाते हैं। लेकिन ये जो वीकर पीपल है, जो गरीब पीपल है, इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो ये लोग तो कभी इलेक्शन ही नहीं जीत पाएंगे। इनके बातों को आगे रखेगा कौन? है ना, हमेशा पावरफुल पीपल जो है वो जीत जाएंगे पैसे के कारण। तो अगर ऐसा होता है, मान लो हमारे कंट्री में अगर ऐसा होता, तो जो सी पीपल के जो 30 लोग हैं उनका तो कोई भी पीपल पार्लियामेंट में नहीं है, यानी कि सी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट में कोई नहीं है। तो क्या हम लोग बोलते हैं कि हमारा कंट्री डेमोक्रेसी है? नहीं,
डेमोक्रेसी का तो मतलब है कि उस कंट्री के जितने भी जो लोग हैं उन सभी का कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन ऐसे अगर होता है, मान लो अगर रिजर्व नहीं करते हैं, तब तो सी वालों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई है ही नहीं। तो वैसे केस में हमारा डेमोक्रेसी जो है सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रिजर्व करेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करेंगे ताकि वहां से कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का पर्सन जो है वही जीत पाए। किनके लिए रिजर्व करते हैं? तो हम लोग रिजर्व करते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल के लिए, जो काफी सारे एससी पीपल है, जो काफी एसटी पीपल है। हमारे कंट्री में बहुत सारे एससी पीपल, बहुत सारे एसटी पीपल है। उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिक्स किया गया है कि ये पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां से सिर्फ एक एससी पर्सन ही जीत पाएगा। हमारे कंट्री में टोटल 84 सीट जो है उसको फिक्स किया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए। मतलब हमारे कंट्री में टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें से 84 जो है इसके लिए फिक्स कर दिया गया है, यहां से जीते कोई भी, लेकिन वो पर्सन जो भी जीत रहा है वो बिलोंग करना चाहिए आपके किससे? एससी कम्युनिटी से ही बिलोंग करना चाहिए। कोई दूसरा जनरल, ओबीसी वो या कोई दूसरा वहां से नहीं जीत सकता। इसी तरीके से एसटी जो कम्युनिटी जो है उसके लिए भी टोटल 47 से, इसमें से 47 सीट्स जो है वो ये एससी के लिए, ये एसटी के लिए फिक्स कर दिया गया है कि 47 जो सीट है यहां से सिर्फ और सिर्फ जो एसटी कम्युनिटी का एक पर्सन जो है वो वही जीतेगा और कोई नहीं। तो इस तरीके से ये फिक्स किया गया है ताकि उनको सही तरीके से क्या मिल सके? रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिल सके, सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिल सके। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिक्स करना है? टोटल तो 543 है। अब 543 में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी को एससी के लिए फिक्स करना है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी को एसटी के लिए फिक्स करना है, ये कैसे डिसाइड हो? तो ये डिसाइड होता है पॉपुलेशन के हिसाब से। मान लो कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, एससी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा? उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिक्स कर देंगे एससी के लिए। कोई एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे एसटी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हो, तो उनको क्या करेंगे? वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को एसटी के लिए फिक्स कर देंगे। कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें एससी बहुत ना के बराबर है, एसटी ना के बराबर है, तो क्या उसको फिक्स करेंगे एससी या एसटी के लिए? नहीं, उसको फिक्स नहीं करेंगे। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिक्स करते हैं? उनका पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। ठीक है। आज टोटल 84 कैसे पता चला? तो उनका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, एससी का जो देखो, एससी का 84, एसटी का 47, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में एससी ज्यादा है, एसटी कम है। तो उनका जितना पॉपुलेशन है हमारे टोटल पॉपुलेशन में, उनका पॉपुलेशन का जो शेयर है, एससी या एसटी का पॉपुलेशन का जो शेयर है टोटल पॉपुलेशन में, उस शेयर के अकॉर्डिंग, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है ये सीट का नंबर को ये फिक्स किया गया है। और ऐसा इसीलिए ताकि एससी एंड एसटी जो है उस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिल सके। अब इसी तरीके से लोकल लेवल पे, और ये जो एससी एसटी वाला जो आप जो देख रहे हो ना, ये सेंट्रल इलेक्शन में होते हैं एंड स्टेट इलेक्शन में होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे स्टेट इलेक्शंस वगैरह जो है, लोकल इलेक्शंस वगैरह जो है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन हो रहा है या लोकल लेवल पे जो इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे तो इवन हम लोग देखते हैं कि इवन जहां पे पंचायत इलेक्शन हो रही है वहां पे तो ओबीसी पीपल जो है उनके लिए भी, एससी के लिए तो रिजर्व्ड है, एसटी के लिए रिजर्व्ड है ना। इवन ओबीसी के लिए भी, ओबीसी भी एक कम्युनिटी होता है, ग्रुप होता है, उनके लिए भी सीट रिजर्व्ड होते हैं। जो पंचायत वाली जो इलेक्शन होती है ना, जो लोकल गवर्नमेंट वाली, लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जो पंचायत वाली इलेक्शन होती है या फिर जो म्युनिसिपल वाली इलेक्शन होती है ना, उसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो जो लोकल गवर्नमेंट जो है वहां पे हम लोग देखते हैं टोटल 1/3 सीट। मान लो किसी गांव में, किसी विलेज में टोटल 300 सीट है, उसमें से 1/3, 1/3 मतलब 100 सीट, 100 सीट जो है वो वुमेन के लिए कंजर्व फिक्स होता है कि ये 100 सीट पे सिर्फ और सिर्फ कोई वुमेन ही जीत सकती है। तो वुमेन के लिए भी हम लोगों ने क्या किया है? रिजर्वेशन जो है रखा है कितना? 1/3 पंचायत वाली इलेक्शन में। क्यों रखा है वुमेन के लिए? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में वुमेन का भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो।
हम लोग चाहते हैं वुमेन्स भी सामने आए, वो भी पॉलिटिक्स में अपना जो रोल जो है वो प्ले करे। दैट्स वाई हम लोग देखते हैं कि वुमेन्स के लिए भी सीट्स जो है ये रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और हम जो देखो टोटल 3 टॉपिक, टोटल 6 टॉपिक था ना स्टार्टिंग वाले में, तो 2 टॉपिक हो गया, ये थर्ड टॉपिक है वोटर लिस्ट। अब वोटर लिस्ट, इसको इसका दूसरा जो नाम है वो है इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल, ठीक है। अब इलेक्टोरल रोल क्या होता है, वोटर लिस्ट क्या होता है, आप ये समझो। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब इलेक्शंस होंगे तो वहां के लोग वोट देंगे, है ना। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखो, रियल में होता क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग होते हैं, तो लाखों लोग होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाखों लोग होते हैं, ठीक है। सो लैक्स में होते हैं नंबर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का ना। तो उन लैक्स ऑफ नंबरों में जो लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, वोट देंगे। अब वोट देकर के क्या करेंगे, अपने किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। तो जो लोग वोट दे रहे हैं इनका नाम एक लिस्ट में लिखा होता है। एक लंबी सी लिस्ट होती है जिसमें सबका नाम लिखा होगा। मेरा नाम, जैसे मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो लिस्ट है ना, वोटर लिस्ट, वहां पे मेरा नाम लिखा होगा कि सुमित कुमार रॉय, ठीक है, ये एज है, ये वोटर आईडी, ये वोटर नंबर है, इस तरीके से मेरा नाम वहां पे लिखा होगा। तो वोटर लिस्ट क्या होता है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग भी एलिजिबल वोटर्स है। अब मेरे यहां इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा नाम लिखा होगा एज अ वोटर, लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो मेरे फैमिली में कोई 2 साल का, 3 साल का अगर कोई छोटा सा बच्चा है, क्या उसका नाम लिखा होगा? नहीं। उस लिस्ट में किसका नाम लिखा होगा? सिर्फ उनका नाम लिखा होगा जो लोग वोट करते हैं। अब वोट लोग कौन लोग वोट करते हैं? जो 18 से ऊपर वाले हैं, ठीक है, जिनका एज 18 से ज्यादा हो गया है, उनका नाम जो है वहां पे उस लिस्ट में प्रेजेंट रहेगा। उस लिस्ट को ही क्या बोलते हैं? वोटर लिस्ट। अब ये लिस्ट बनाता कौन है? ये लिस्ट बनाता कौन, रेडी कौन करता है ये लिस्ट? तो ये जो लिस्ट है इसको कंप्लीट, इसको बनाने का काम एक गवर्नमेंट का एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है ये करते हैं, ये लोग ये लिस्ट बनाते हैं, ये नाम का लिस्ट बनाते हैं। और इस लिस्ट को जैसे मैंने बताया इलेक्टोरल रोल भी बोलते हैं, वोटर लिस्ट भी बोलते हैं। और लिस्ट पे जो नाम किनका होगा कैसे डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड होता है कि किनका एज 18 से ज्यादा हो गया है। जिनका एज 18 से ज्यादा हो गया है, चाहे उसका रिलीजन कोई भी हो। ऐसा नहीं कि 18 से ज्यादा हो गया है लेकिन एक पर्टिकुलर रिलीजन का नाम नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं। अगर एज 18 से ज्यादा हो गया है, चाहे जो भी रिलीजन हो, चाहे जो भी कास्ट हो, जो भी कलर हो, जो भी लैंग्वेज बोलता हो, उसका नाम उस जगह के वोटर लिस्ट में वो प्रेजेंट होगा। अब वो वोट दे पाएगा, वो जो है वो वोट दे पाएगा। मतलब वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। 18 से ऊपर है तो नाम होगा। ये सिस्टम को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं इसको। 18 से ऊपर सभी के पास राइट है, क्योंकि देखो जिनका नाम लिखा होगा ना लिस्ट में, वो लोग जाके वोट दे पाएंगे, उनके पास राइट है वोट देने का। तो हम लोग जो ये लिस्ट बनाते हैं तो ये किस पे बेसिस होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर बेस्ड होता है। तो सभी को वोट करने का राइट जो है वो मिलेगा। अब क्यों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि देखो किसी कम्युनिटी में, किसी सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग पुअर है, कुछ गरीब है, कुछ लोग रिच है, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग अनएडुकेटेड है, कुछ का आइडियोलॉजी डिफरेंट है, कुछ का आइडियोलॉजी डिफरेंट है, सोचने का तरीका डिफरेंट है। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। सो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग ये देखेंगे कि लोग तो अलग अलग तरीके के हैं। तो हो सकता है सबकी अपनी अपनी पसंद हो, कोई किसी पार्टी को वोट करे, कोई किसी और दूसरी पार्टी को वोट करे, है ना। यानी कि सभी लोगों को अपने बातों को रखने का इक्वल चांस मिले। एज अ रिजल्ट सभी को इक्वली अलाउ करते हैं कि आप सभी को एलिजिबल हो वोट देने के लिए, क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने व्यू को प्रेजेंट करने का, उनका जो मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको इलेक्ट करने का। एज अ रिजल्ट सभी को मौका मिलता है कि वो अपना जो है वोट जो है उसको एक्सरसाइज करे, वोटिंग पावर को यूज करे। नाउ तो जैसे मैंने बताया 18 से ऊपर जो लोग हैं वो लोग जाके वोट देते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते लेकिन कुछ लोगों को वोट करने नहीं दिया जाता है। कौन लोग हैं? जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, या फिर ऐसे पर्सन जिनका माइंड अनसाउंड है। मतलब जो क्रिमिनल्स हैं उनको वो उनके पास उनको वोट देने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग गड़बड़ी कर सकते हैं कुछ।
एंड दूसरा कि जो अनसाउंड माइंड है, किसी कारण से मान लो कोई पर्सन है जो मैड हो गया है, पागल हो गया है, जिनका लाइक माइंड जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है, तो उसको क्या पता कि किस तरीके से कैसे वोट देना है नहीं देना है। सो दैट्स वाई इन लोगों को वोटिंग, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, इनको वोट करने नहीं मिलता है। लेकिन ये भी बहुत रेयर केस होता है, ऐसा नहीं कि जनरली थोड़ा भी अनसाउंड है तो इसको वोटिंग हटा दो, ऐसा नहीं। बहुत रेयर केस होता है कि उनको वोटिंग ना मिले, वोटिंग करने को ना मिले, अदरवाइज वोट करते हैं। क्रिमिनल के केस में भी ऐसा नहीं कि किसी ने छोटा सा, किसी का कुछ छोटा सा कोई क्राइम कर लिया है तो उस केस में उसको बोलेंगे कि आपने क्राइम किया तो आपको वोटिंग करने नहीं देंगे, ऐसा नहीं। कोई ज्यादा बड़ा क्राइम किया हो, सीरियस क्राइम किया, उस केस में उसको ये करते हैं, अदरवाइज नहीं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है ये वोटर लिस्ट बनाती है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। तो ऑफ कोर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट इंश्योर करे, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को बोले, क्या बोले कि आप सही तरीके से आप क्या करो, आप ये जो लिस्ट जो बनाते हो ना, वोटर लिस्ट वाली, आप एलिजिबल वोटर्स का आप लिस्ट को प्रॉपर्ली बनाओ। अब ये लिस्ट एक बार बना देने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो आज लिस्ट बना दिया, मान लो आज इलेक्शन कमीशन वालों ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी का लिस्ट बना दिया, लेकिन मान लो कल को जाकर के, एक महीने बाद में जाकर के क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में जाकर के डेफिनेटली इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि लाखों लोग हैं, तो हजारों लोग का तो डेफिनेटली डेथ हो जाएगा। हर दिन लोगों का डेथ होता है, नए नए लोग पैदा होते हैं, बर्थ होता है नए नए लोगों का। यानी कि आप देखो कि लिस्ट में जिन लोगों का नाम है, हो सकता है ना कि आने वाले एक साल के बाद उसमें से 100 लोग जो है वो डेथ हो जाए, या फिर एक साल के बाद में हो सकता है कि, क्योंकि देखो वो लिस्ट में उन लोगों का नाम था जिनका एज 18 था, लेकिन हो सकता है कि जिनका एज 17 रहा हो, ऑफकोर्स उनका तो नाम नहीं था, लेकिन एक साल के बाद वो भी तो 18 वाले हो गए, अब उनका नाम भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि लिस्ट को लगातार अपडेट करता रहना होगा। जिन जो लोग डेथ हो गए हैं उनका नाम काट देना पड़ेगा। मान लो कोई पर्सन है वो इंडिया छोड़ के अमेरिका चला गया, या फिर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उसने छोड़ के कहीं और चला गया, तो उसका भी नाम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटाना होगा, है ना। तो होता क्या है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग डेथ हो जा रहे हैं, उनका नाम को कट करना होगा, और नए नए लोग, ऐसे लोग जिनका एज 18 हो रहा है, अब पहले नहीं था लेकिन अब हो गया, उनका नाम को ऐड करना होगा। मतलब ये जो लिस्ट है इसको लगातार अपडेट करता रहना होगा, है ना, एक बार बना देने से काम नहीं चलेगा। तो ये जो अपडेट करने का काम है ना, ये हर 5 साल में एक बार होता है, ये रिवीजन करते हैं हर 5 साल में एक बार। सो इलेक्शन से पहले ये नाम वगैरह जो होते हैं ना, कि किनका नाम कट करना है, किनका नाम को ऐड करना है, तो इनको अपडेट किया जाता है, अपडेट किया जाता है, ताकि सही तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो भी पर्सन जो हो, सभी को जो है सभी का नाम प्रॉपर तरीके से वहां पे हो, सभी जो एलिजिबल वोटर्स है सभी का नाम वहां प्रेजेंट हो, ताकि वो वोट कर पाए। देखो, अगर आपका एज 18 से ज्यादा हो गया, लेकिन अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप वोट कर नहीं सकते हो। आपका नाम उस वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तभी आप वोट कर सकते हो। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते हो। देखो, होता क्या है ना, जब वोट देने आप जब जाओगे तो क्या होगा कि आपको प्रूफ करने के लिए, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आपको अपना कोई एक कार्ड लेके जाना होता है ना। आपका नाम, जैसे मेरा नाम सुमित है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि मैं ही सुमित हूं? तो मुझे अपने साथ अपना कोई एक कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा आधार कार्ड, या मेरा कोई एक कार्ड लेकर के जाना होगा, जो कि ये बताएगा, मेरा आइडेंटिटी को प्रूफ करेगा। तो इसके लिए क्या है कि अभी सिस्टम ये है कि एक कार्ड इशू करते हैं, जो वोटिंग, जो इलेक्शन कमीशन वाले जो है ना, ये लोग एक कार्ड इशू करते हैं, जिनको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग वोटर कार्ड बोलते हैं, वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं। प्रॉपर जो नेम है वो है क्या? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। प्रॉपर जो नाम है, एक कार्ड इशू करते हैं, इसका नाम है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ईपीआईसी। ये दिया जाता है लोगों को। उसमें उनका, उस पर्सन का फोटो होगा, वहां पे उसका नाम होगा, फादर्स का नाम होगा, एड्रेस होगा, ये सब उसमें लिखा होता है। ये कार्ड हम लोग लेके जाते हैं इलेक्शन वाले दिन, और ये कार्ड हम लोग दिखाते हैं कि मैं देखो ये हूं, और फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिर हमें अलाउ करते हैं कि ठीक है, जाकर के आप वोट दो। मान लो किसी पर्सन के पास ये कार्ड नहीं है, तो क्या उसको वोट देने नहीं देंगे? ईपीआईसी कार्ड नहीं है तो क्या वोट देने नहीं देंगे? ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो भी आप वोट दे सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम जरूर होना चाहिए।
अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप कोई और दूसरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है आपके पास तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, आधार कार्ड ले लो, कुछ और ले लो, आप वोट दे सकते हो, लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वहां पे नाम प्रेजेंट नहीं है तब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो हम लोग दूसरा आइडेंटिटी कार्ड लाइक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी इस तरीके का हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, दिखाने के लिए, अपने आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए। तो हमने क्या करा, हमने आपके सीबीएसई क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आपका जो पार्ट 2 जो था हमने उसको कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 3 लेके आऊंगा। डाउट इंक्वायरी हो तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझसे जुड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हो। कमेंट में भी आप अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।